नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है डीएनए और आरएनए के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए और आरएनए होता क्या है। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। ये क्या होती है, सेल, और ये क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो एसिड पाया जाएगा उसे बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोलस, जो हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। ये क्या है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो एसिड पाया जाएगा उसे बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। और इसी को जब आप जूम करेंगे तो इसके अंदर क्रोमेटिन, इसके धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं आपको क्रोमेटिन कहा जाता है। और वो सेल डिवीजन के दौरान दिखाई देंगे, जिन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। और गुणसूत्र को जूम करेंगे तो उसके अंदर डीएनए पाया जाएगा। तो देखिए डीएनए क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन डीएनए पढ़ेंगे, उसके बाद आरएनए पढ़ेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी डी मतलब होता है दो, तो डाई या डी या डाई डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड है, देखो ध्यान से। आपको अकेले ध्यान रखना है डी ऑक्सी राइबो, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में पाई जा रहा है, तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। तो हिंदी वाले थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। तो देखो डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी राइबो, और एन से क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड में पाया जा रहा है। तो इस प्रकार आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं। अब पहला व्यक्ति था फ्रेडरिक मिशर। यहाँ पर लिखा है फ्रेडरिक मिशर। ये पहला व्यक्ति था जिसने पस सेल, पस सेल मतलब जो मवाद होती है ना, या यूरिन में जो सेल पड़ जाती हैं, वो पस सेल कहलाती हैं। तो पस सेल से सबसे पहले इसको आइसोलेटेड किया गया था, निकाला गया था। हिंदी वाले लिखना, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा डीएनए को पहली बार पस सेल से बाहर निकाला गया। ये आप लिख लेना। इंग्लिश वाले लिखना, फ्रेडरिक मिशर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम द पस सेल। तो ये हो गया आपका डीएनए फुल फॉर्म, और ये हो गया सबसे पहले किसने निकाला। देखो डबल हेलिक्स मॉडल और कुछ है वो भी बता रहे हैं। पहली बार किसने देखा था, फ्रेडरिक मिशर ने, वो बात अलग है। इतना क्लियर है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म, और फ्रेडरिक मिशर की बात करते हैं। और डीएनए क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ होता है। डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आप 11th 12th में एग्जाम देते होंगे तो एक ब्लूप्रिंट पेपर आता था, मतलब जैसा पेपर आएगा वैसे की वैसे ही आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिलता था। ब्लूप्रिंट जिसे बोलते हैं। ठीक वैसे ही आपका जो डीएनए होता है वो आपके बारे में सारी चीज बता देता है। तो ये क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहलाता है। डीएनए को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अब इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन इसके आधार होते हैं। हिंदी वाले लिखना, तीन आधार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे अपन किससे मिलकर बने, अपन सेल से मिलकर बने, सेल से टिश्यू बनी है, अपन पढ़ा चुके हैं। तो उसी प्रकार डीएनए किससे मिलकर बना है, तो डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना है, एक नाइट्रोजन बेस, एक सुगर, और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो पहले देखते हैं सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। देखिए ध्यान से, जो डीएनए का हमने यहाँ पर एक हेलिक्स मॉडल बनाया है, ध्यान से देखना। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसी को बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल द्विकुंडलित संरचना, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विकुंडलित। कुंडली जानते हो, नाग वगैरह देखा है आपने, नाग कुंडली मार के ऐसे कुंडली मार के बैठ जाता है। तो वैसे ये डीएनए की कुंडली, जैसे लड़कियां जो होती हैं वो चोटी बनाती हैं, तो एक यहाँ से बाल ले लेंगी, एक यहाँ से ले लेंगी, और उसको एक ऊपर एक ऐसे गोल गोल कर देती है, उसे बोलते हैं चोटी, ऐसे चोटी। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है डीएनए। तो इसे बोलते हैं दो कुंडली संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल है। और इसको दिया था किसने, इसको दिया गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, कब दिया था, 1953 में दिया था। ध्यान रखना, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। द्विकुंडलीय डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। अब देखते हैं डबल हेलिक्स मॉडल की विशेषताएं। डबल हेलिक्स जो मॉडल होता है, जब इसका डायामीटर निकाला जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर मतलब जानते हो, चौड़ाई, ठीक है, ये डायामीटर, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ी सी जानकारी बता रहे हैं, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है नापने की। तो ये कितनी होती है आपकी, 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है, लेंथ। और डायामीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये लिखते हैं आप लोग, या लास्ट में लिख लेना। तो ये 20 एंगस्ट्रॉम, ये 34 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा इसके बीच में क्या भरा होता है, इसके बीच में शुगर। देखो ध्यान से, पहले एक और चीज समझो, ये 3 डैश एंड से शुरू होता है। इसका एक एंड, एक जो सिरा होता है वो 3 डैश एंड होता है, और ये खत्म होता है 5 डैश एंड पर, 5 डैश एंड पर। तो ये 3 शुरू होगा, 5 पे खत्म होगा, और ये शुरू होगा 5 से शुरू होगा, तो ये 3 पर एंड होगा। 3 डैश इसको नापा जाता है। तो बस आप इतना ध्यान रखना, ये 3 डैश से शुरू हो रहा है तो 5 डैश पे खत्म होगा, ये 5 से शुरू हो रहा है तो ये 3 पर अल्टरनेट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या भरा होता है, तो इसके अंदर जो भरी होती है, इसका जो बैकबोन, ये देखो, ये क्या है, बैकबोन। इसकी बैकबोन मतलब इसकी हड्डी है, हड्डी तो नहीं होती इसमें। इस प्रकार ये जो बना होता है उस, और ये बना होता है शुगर फॉस्फेट से। इसके अंदर शुगर और फॉस्फेट भरे होते हैं। तो अगर यहाँ शुगर से शुरू हो रहा है तो इधर क्या होगा, फॉस्फेट होगा। बताओ, इधर शुगर तो उस साइड क्या होगा, फॉस्फेट। तो देखो पूरे में ऐसे ही भरा होता है।
एक शुगर, एक इधर शुगर, इधर फॉस्फेट, पहला शुगर दूसरा फॉस्फेट, फिर यहाँ पर क्या होगा फॉस्फेट, फिर क्या होगा शुगर, फिर क्या होगा फॉस्फेट, फिर क्या होगा शुगर, फिर क्या होगा फॉस्फेट, फिर क्या होगा शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, और आखिरी में फॉस्फेट पे खत्म होगा। टोटल एक हेलिक्स में 10 होते हैं शुगर फॉस्फेट के बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर शुगर शुरू हो रहा है तो फॉस्फेट से खत्म होगा। और इसमें देखो इधर भी देखो, ये शुगर है तो ये फॉस्फेट है, इधर फॉस्फेट हो गया तो इधर क्या हो जाएगा शुगर, यहाँ बोलो, फिर फॉस्फेट, फिर यहाँ शुगर, फिर यहाँ फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर यहाँ फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट और शुगर, खत्म हो गया। अब काउंट कर लो, टोटल 10 होंगे। क्लियर है। तो इसकी ये कहलाती बैकबोन। तो ये जो बैकबोन होती है ये किसकी बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप की या फॉस्फेट मॉलिक्यूल की बनी होती है, ये बैकबोन कहलाती है। एक बैकबोन ये और एक बैकबोन ये किसकी बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल की बनी होती है। देखो इसमें शुगर फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्लियर है। अब देखिए ये नाइट्रोजन बेस क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार, हिंदी में बोलेंगे बेस को क्षार बोलते हैं। नाइट्रोजन बेस होता है एक प्रकार का, ये दो चीज होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन के बने होते हैं। और प्यूरिन पिरामिडिन दो प्रकार के होते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन, और एक होता है थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। तो ध्यान रखना है, इनको ATGC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ATGC। इनका फुल फॉर्म पूछ जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ए से होता है एडेनिन, जी से होता है ग्वानिन, टी से होता है थाइमिन, सी से होता है साइटोसिन। ये थाइमिन ही विशेषता होती है, थाइमिन पाया जाता है DNA में। जबकि जब RNA पढ़ाएंगे तो उसकी ये भी RNA भी सेम रहेगा, AUGC हो जाएगा। तो RNA में क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। जबकि DNA में क्या पाया जाएगा, थाइमिन। ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब देखो ध्यान से, और इसकी विशेषता, एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है थाइमिन के साथ, और जो ग्वानिन होता है उसमें 3 बॉन्ड होते हैं साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन थाइमिन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड। ये पूछते हैं A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। इस प्रकार इसको आपको ध्यान रखना है, A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये कैसे जुड़े होते हैं देखो ध्यान से। तो नाइट्रोजन बेस होते हैं प्यूरिन, पिरामिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब ये इस प्रकार बीच में ये जुड़े रहते हैं। तो शुगर और फॉस्फेट से ये जुड़े रहेंगे। तो पहला रहेगा एडेनिन, उसके बाद रहेगा थाइमिन, हम एक बना के दिखा रहे हैं, ये बीच वाला क्या है, थाइमिन। ठीक है, एडेनिन थाइमिन, उसके बाद क्या रहेगा, ग्वानिन, और आखिरी में क्या रहेगा, साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। उसी प्रकार ये भी जुड़ा रहेगा, एडेनिन थाइमिन। अब इसमें बॉन्ड रहते हैं, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो एडेनिन थाइमिन, उसके बाद ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। ऐसे इस प्रकार ये पूरे जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार इसका ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है आपका DNA का। तो ये हो गया DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसकी कुछ विशेषता हमको देखते हैं, पहले एक बार इसको रिकॉल करते हैं। न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, जो DNA और RNA होता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। पहले पढ़ रहे हैं DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को पहली बार देखा था फ्रेडरिक मिशन ने, फर्स्ट सेल में देखा था। इसे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन बेस, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। उसके बाद दूसरा होता है शुगर फॉस्फेट, क्योंकि ये शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है। और जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे बोलेंगे DNA का डबल हेलिक्स, द्वि कुंडली संरचना। ये दी थी किसने, बॉर्ड्स एंड क्रिक ने 1953 में। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, शायद 1962 या 63 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। DNA की जो डायमीटर होता है, चौड़ाई, वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक और चीज छूट गई, देखो अभी याद आ गया डबल से रिवीजन करने में। ये फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो दूरी होती है, अगर देखो टोटल 34 है और एक में कितने हैं, 10 है। तो 34 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, लगभग अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक के बीच की दूरी कितनी होती, दो फॉस्फेट और शुगर के बीच की दूरी होती 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और पूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से रखें, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहे तो आप इसका एक नोट्स बनाते जाइए। अब देखते हैं DNA के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए DNA के कई फंक्शन होते हैं। ये क्या करता है, ये आपके हेरिडिटी कैरेक्टर, जो माता पिता के गुण होते हैं, इसके अंदर जीन पाए जाते हैं। इसी को जब आप जूम करेंगे तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार के जीन पाए जाएंगे। तो DNA के अंदर जीन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, माता पिता के जो गुण होते हैं उनको संतानों में लेकर जाते हैं। तो आप फंक्शन में लिखना, DNA के अंदर जीन पाए जाते हैं जो माता पिता के गुणों को संतानों में लेकर जाते हैं। इंग्लिश वाला लिखना, DNA कंटेन हेरिडिटी कैरेक्टर which is responsible for transfer of heredity character from parents to their offsprings। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक लेके जाते हैं, मतलब माता पिता से संतानों तक लेके जाते हैं। तो ये DNA के फंक्शन हो गए, आप इसको लिख लेना या वीडियो डबल से रिपीट करके देख लेना। तो और इसके अलावा तो DNA का फंक्शन पहला क्या है, ये शॉर्ट में लिख लो। DNA क्या करता है,
कैरेक्टर को, कौन से कैरेक्टर, खानदानी कैरेक्टर को किस में लेके जाता है, बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग में लेके जाता है। किससे लेके जाता है, फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से, माता पिता से संतानों में लेके जाता है। बस इतना सा लिख लो, यही सब बात है। दूसरा, डीएनए बनाता है आरएनए। डीएनए सिंथेसिस किसका करता है, आरएनए का। पढ़ाएंगे अभी आपको आरएनए के बारे में, तब आपको बताएंगे डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन हो गया हेरिडिटी कैरेक्टर को लेके जाएगा। दूसरा क्या है, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करता है। अगला देखते हैं, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, मोस्टली किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा कई बार एग्जाम में आता है डीएनए और भी जगह पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पूछना क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, मोस्टली न्यूक्लियस में। इसके अलावा हल्की मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं डीएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, तो पेंटोस शुगर। तो डीएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाएगी, पेंटोस। 5 शर्करा वाली कार्बन, सॉरी 5 कार्बन वाली शर्करा, शर्करा मतलब होता है शुगर। और आरएनए में पाई जाती है राइबोस शुगर। आरएनए में कौन सी पाई जाएगी, राइबोस शुगर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और डीएनए में कौन सी पाई जाती है, आपकी पेंटोस शुगर। अब देखो डीएनए टेस्ट दिया था एलेक जेफरीज ने। एलेक जेफरीज ने, ये इंग्लैंड के व्यक्ति थे। 1983 में पहला केस सॉल्व किया गया था, फर्स्ट केस सॉल्व किया गया था कहाँ पर, इंग्लैंड में। ये मर्डर केस था, मर्डर एंड रेप केस। पहले रेप किया गया था, फिर उसको मार दी। एक बच्ची थी जिसका रेप कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। तो इंग्लैंड में इसी डीएनए की मदद से क्या पता किया गया था, डीएनए पता किया गया था कि जो एक रेप था और उसकी हत्या कर दी गई थी एक बच्ची की। तो ये पहला केस कहाँ पर सॉल्व किया गया था, इंग्लैंड में सॉल्व किया गया था। किसने किया था, एलेक जेफरीज ने। तो डीएनए टेस्ट किसने दिया था, एलेक जेफरीज ने दिया था, और पहला केस इंग्लैंड में सॉल्व किया गया था। तो इसमें कैसे पता करते हैं डीएनए टेस्ट में, ध्यान समझना। ठीक है, कहीं पर जैसे मर्डर हो गया या रेप वगैरह हो गया, तो सीमेन जो होता है, स्पर्म जिसे बोलते हैं, वहां पर उसके सैंपल मिल जाते हैं, या उस महिला के पास मिलेंगे, या फिर उस जगह पर उसके बाल वगैरह रहेंगे। डीएनए हर जगह पाया जाता है, क्योंकि बाल भी जरा सा निकाल लो उसमें भी डीएनए रहेगा, क्योंकि बाल में के अंदर सेल होती हैं। इसके अलावा नाखून में भी डीएनए रहेगा, आपकी जो लार रहेगी उसमें भी डीएनए रहेगा। हर जगह डीएनए पाया जाएगा, पूरी बॉडी में डीएनए है। तो उसको निकाला सैंपल, और जो अपराधी रहते हैं जिन पे संदिग्ध व्यक्ति होता है, मतलब जो जिस पे अपराधी करने का शक होता है, तो इसमें क्या किया जाएगा, सपोज करो यहाँ पर एक जो घटना स्थल है, तो घटना स्थल से डीएनए मिला, किसी का बाल मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो ये घटना स्थल का डीएनए हो गया। और इसके अलावा जो संदिग्ध व्यक्ति, मतलब जिस पर अपराध करने का भैया ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है। तो अब क्या किया जाएगा, इसका डीएनए निकाला जाएगा, इसकी जांच की जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। तो सपोज करो ABC 3 व्यक्ति ना आए गए, ABC, और यहाँ पर घटना स्थल पर एक सैंपल मिला, तो तीनों का डीएनए मैच किया, A का, B का, C का। जब तीनों का डीएनए मैच किया तो पता चला B का इससे मैच किया गया, इस जो घटना स्थल से डीएनए मिला है, और B का मैच किया, मतलब अपराधी कौन है, B हो जाएगा। तो इस प्रकार डीएनए का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। या माता पिता का पता करना हो, कई बार ऐसा होता है कि पिता को शक होता है कि ये जो बच्चा है ये हमरा है कि किसी और का, तो इसकी जांच करने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है। वो स्पर्म वगैरह या उस बच्चे का डीएनए और पिता का डीएनए मैच करते हैं, तो लगभग सभी का डीएनए अलग होता है, लेकिन 1% जो चांसेस होता है कि वो पिता का डीएनए रहता है। ये 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में है, आपके एग्जाम में इतना नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके डीएनए के बारे में बेसिक कुछ जानकारी। क्लियर है, थैंक यू।